हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बेसिकली हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, सीडीपी, जिसमें से हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है और नेक्स्ट पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग 15 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो आप लोग, आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो तो ये वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जा कर के पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो और अभी भी हमारे पास टाइम है, तो हम लोग अभी ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम लोग पूरे टॉपिक वाइज करें। तो अभी हम लोग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एंड आई होप आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों का सीटेट तो क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने अच्छे से अपनी पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो वो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ऐसा नहीं कि उनका सीटेट नहीं क्लियर हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से जुड़े हुए हो तो आपका ज़रूर सीटेट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। पहले हम लोग थोड़ा सीडीपी का करते हैं, फिर हम लोग लैंग्वेज का करेंगे, फिर ईवीएस का, मैथ का, सबका करेंगे। तो और आप लोग आप लोगों का सीटेट ज़रूर क्लियर होगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग 16 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 15 तक हम लोग कर चुके हैं। ये दिसंबर 2019 का पेपर है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें सीटेट क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग प्रीवियस ईयर ही प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर ही करेंगे, बाद में देखते हैं सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। मतलब वो पूछ रहा है कि जो समावेशी शिक्षा आरटी एक्ट 2009 हमारा है, और जिसमें समावेशी शिक्षा दी गई है सभी बच्चों के लिए, तो वो किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, कि अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूत अभिवृत्ति पर आधारित है, कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, कि मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत पे तो आधारित है नहीं, क्योंकि वो हम मतलब व्यवहार करने के लिए बच्चों को नहीं से अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति, मतलब बच्चों के ऊपर सहानुभूति क्यों करेंगे। बच्चे का अधिकार है वो शिक्षा ग्रहण करना, और सभी बच्चे एक साथ जोड़ करके पढ़ सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, तो जी हाँ, अधिकार आधारित मानवता परिप्रेक्ष्य मतलब उनका अधिकार है, सभी बच्चे का अधिकार है कि वो एक साथ एक स्कूल में, चाहे वो उन शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से विकलांग हो, वो एक साथ एक साथ रह कर के सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो उनका अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, जिसमें से वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। जी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो अशक्त रूप से, मतलब शारीरिक या मानसिक किसी भी रूप से मतलब उसको परेशानी है, तो आप बस उसको इतना शिक्षा दे दो कि वो व्यवसाय में जुड़ सके, ऐसा नहीं है। हमें उसको, मतलब वो उसका अधिकार है, वो उसका पढ़ाई करना उसका अधिकार है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, मतलब जो संरचनावादी है उसमें जो हम अधिगम सीखते हैं, अधिगम मीन्स बहुत लोगों को तो अभी लगता है अधिगम क्या है। तो अधिगम मैं बता दूँ, लर्निंग मतलब सीखना। कोई भी चीज़ आप लोग जो सीख रहे हो, मतलब सीखने के लिए सबसे प्राथमिक रूप में, मतलब सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कैसे हम मतलब कोई सी चीज़ को अच्छे से सीख सकते हैं। क्या अगर हम सीखने जा रहे हैं तो यंत्रवत याद करने पर आधारित, या प्रबलन पर केंद्रित है, या अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। मतलब क्या हम कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं तो उसको बार बार याद करके हम उसको सीख पाएंगे, या प्रबलन मतलब कि
उसको हमें कोई भी मोटिवेट करेगा तब हम सीख पाएंगे। अनुबंधन द्वारा अर्जित है मतलब किसी चीज़ को बार 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 उसी को करके अनुबंधन मतलब किसी चीज़ से जुड़ के करना उस पे अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर अर्जित है। तो देखिए बार बार याद करके या अंतर्वत मतलब उसको तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़े समय बाद फिर हम उसको भूल जाएंगे। तो ये वाला ये ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा आंसर होगा नहीं। फिर नेक्स्ट देखिए प्रबलम, प्रबलन पे भी केंद्रित होगा जी नहीं, मतलब हम अगर कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो मतलब ऐसे प्रबलन करके तो नहीं कर सकते ना। फिर देखिए ये भी रॉन्ग हो गया। फिर अनुबंधन द्वारा अर्जित है, मतलब अनुबंधन क्या, कैसे एक दूसरे से जुड़ करके हम उसको सीख रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी, क्योंकि अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन की प्रक्रिया मतलब समझ, मतलब हमें कितना बोध हुआ, कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हैं तो हमने कितना उसमें मुझे मेरे अंदर समझ में आए, कितना मुझे अभी और सीखना है। तो अवबोधन मतलब हम कितना उसको समझ रहे हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मतलब जो बच्चे हैं वो उनके मन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनका मतलब वो लोग कुछ तो अच्छे उसके बारे में कुछ अच्छे उनके विचार होते हैं, कुछ बुरे विचार होते हैं। तो जो भी बच्चे ने धारणाएं अपने मन में बना के रखा है किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो पढ़ाई को लेकर, चाहे मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर, तो एज ए शिक्षक जो हम टीचर हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मान लो उसके अंदर कुछ खराब धारणाएं हैं तो उसको हम कैसे मतलब कैसे उसको सुधार सकते हैं, क्या ऐसा करेंगे कि वो अच्छे सीख जाएं, या क्या उन्होंने अच्छे धारणाएं बनाए हैं तो हम उनको मोटिवेट करें, जिससे मतलब उनको प्रोत्साहन दे कि उनको अच्छा फील हो। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, या बच्चों ने जो सिद्धांत बनाया है अपने मन में उनको ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें मतलब इसे छोड़ देना चाहिए। बच्चों को दंडित करना चाहिए कि अरे तुमने ये धारणा कैसे बना लिया, क्या हमें उन्हें डांटना चाहिए, नहीं ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। या बार बार याद करने के द्वारा एक ही सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए कि ये इसी तरीके से बार बार कर रहा है, अब नहीं, अब तुम दूसरे तरीके से करो। या फिर प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इस सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि मतलब जब बच्चा सीख रहा है और हम उसको उस पे ध्यान ही नहीं दे, अनदेखा कर दे और दंडित करना, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। जो भी अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं मतलब या दंडित करना या उनको परेशान करना, तो ऐसे ऑप्शन हमारे कभी भी राइट नहीं होंगे। तो इसके लिए उसके लिए हमें हमेशा राइट देखना रहता है कि जो पॉजिटिव वर्ड हैं वो हमारे सही होंगे। तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एंड थर्ड देख रहे हो, बार बार याद करने के एक ही सिद्धांत को, मतलब अगर बच्चा यही एक एक तरीके से याद कर रहा है तो उसको फिर मना कर दो, मतलब याद करने का यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता इसका। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है कि प्रतिकूल प्रमाण, मतलब जो बच्चे ने सीखा है फिर उसको मतलब हमें और वैसे वैसे उदाहरण देने चाहिए उसको, मतलब उसके अपोजिट उदाहरण या उसके जैसा उदाहरण, और उसके सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। मान लो उसने कुछ गलत धारणाएं सीखा है तो हम उसके लिए एक सही मतलब सही प्रकार का उदाहरण देंगे जिससे उसकी धारणाएं सही बन जाए, हाँ यार ऐसा नहीं, मेरा ऐसा होना चाहिए। फिर या तो उसने कोई भी सही सीखा है तो हम उसको और अच्छे से कैसे हम वो अच्छा कर पाए, तो ये सिखाने के। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है कि मतलब बच्चा मतलब ऐसा क्लासरूम जिसमें बच्चों की प्रमुखता हो, तो ऐसे शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, जो ऐसा अच्छा क्लासरूम क्या विशेषता होगी जिसमें मुख्य रोल बच्चों का होता है और शिक्षक मतलब सुविधादाता की तरह होते हैं कि उसको मतलब ऐसा सिखाने के लिए। तो ऐसी कक्षा में क्या केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ऑप्शन तो बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, तीसरा यंत्रवत याद करना, या योग्यता के आधार पर
मतलब विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। देखिए योग्यता के आधार पर नामांकित करना, वर्गीकृत करना, ये सब जो वर्ड नहीं, ये हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखिए वर्गीकृत करना, नामांकित करना, ये सब हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिससे हम क्लू देते हैं कि हम ऐसे अपने आंसर को कैसे निकाल सकें, कैसे हमारा ये आंसर गलत होगा और कैसे सही होगा। तो वर्गीकृत करना होता नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो यंत्रवत याद करना ये तो हमारा तो कभी भी सही नहीं होता। मतलब अगर बच्चा क्लास में हमने बच्चे को मेन में रखा है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, देखिए बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। हाँ, कि बच्चों के पास कैसा अनुभव है, वो कैसे अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो इसमें से एक पॉजिटिव वर्ड वाला ये एकदम अच्छे से दिख रहा है, जो कि हमारा पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है। और बाकी सब मतलब ऐसे दिख रहे हैं कि खुद ब खुद बता रहे कि हाँ हम लोग आंसर नहीं है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे हमें खुद से समझना रहता है ऐसा आंसर कि मतलब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा पॉजिटिव आंसर दिख रहा है और कौन कौन में, जैसे केवल पाठ्य पुस्तक किसकी वजह से ये आंसर रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ देखिए यंत्रवत याद करने पे, मतलब जिनको नहीं ज़्यादा समझ में आता सीडीपी, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि आप लोग ऐसे कैसे क्लू ढूंढोगे आंसर को करने के लिए कि जो ज़्यादा अच्छे से नहीं और हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो मैं ऐसा क्या क्लू, देखिए ये सब ऐसे वर्ड देख के हम लोग उसको मतलब वो आंसर हमारा रॉन्ग हो सकता है। और जिसमें पॉजिटिव वर्ड हो, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कैसे हमारा आंसर राइट होगा। तो ये इस तरह से देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में देखते हैं संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। मतलब वो पूछ रहा है इमोशन एंड कॉग्निशन जो है ये हमारे एक दूसरे से कैसे हैं, क्या है, क्या ये पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित या संबंधित ही नहीं है एक दूसरे से। तो देखिए संवेग और संज्ञान मतलब हमारा दिमाग, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो हम कोई भी कार्य करते हैं तो कैसे, क्या हमारे एक दूसरे से अलग होंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते। जैसा हमारा दिमाग करता है हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हैं। तो संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे से पूर्णतः अलग तो नहीं होते। एक जो जांग महोदय हैं जिन्होंने बताया है कि अलग होते हैं, बाकी इन्होंने नहीं। अगर आपको स्पेशली क्वेश्चन में पूछता है संवेग एवं संज्ञान जो जांग के अनुसार कैसे होते हैं, तब तो वहाँ आप लोग ऑप्शन 1 लगा सकते हैं, पूर्णतः अलग होते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि स्वतंत्र होते हैं मतलब ऐसा कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं संज्ञान और संवेग। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये 1 एंड 2 एंड 4 नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मतलब संरचनावादी सिद्धांत जो है जिसमें हम कंस्ट्रक्टिव लर्निंग करते हैं, तो उसमें से बोल रहा है कि अधिगम के लिए क्या सही है। अधिगम पुनरुत्थान एवं स्मरण की प्रक्रिया है। क्या अधिगम हम बार बार उसी को दोहराना और याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। सेम वही देखिए नीचे भी दे दिया है कि क्या अधिगम बार बार याद करने से होता है। मतलब अधिगम मतलब लर्निंग, कोई भी चीज़ सीखना, अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो क्या अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। मतलब बार बार अनुबंधन, किसी चीज़ से जुड़ करके अनुबंधन करके हम किसी चीज़ को सीखते हैं। या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो देखिए आप खुद देख कर खुद ही बता सकते होंगे कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव आंसर लग रहा है और कौन सा हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट आंसर होगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दे दिया है स्मरण और पुनरुत्थान, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग आंसर। और अधिगम यंत्रवत देखिए यहाँ भी दे दिया है, यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, ये तो हमारा ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो अधिगम तो सीखने के बारे में बता रहे हैं। तो हम बार बार रट करके तो कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। 2 दिन के लिए याद रहेगा, उसके बाद फिर से हम भूल जाएंगे उसको। फिर देखिए अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, तो ऐसा भी नहीं है और ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो बचता है हमारे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए दिया है अधिगम सक्रिय विनियोजन। सक्रिय मतलब एक्टिव, अधिगम जो है जो भी हम लर्निंग करते हैं वो एक्टिव होता है और उसके द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, हम लोग अपने ज्ञान को लर्निंग सीख के हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही तो करते हैं कि हम लोग बार कोई भी चीज़ सीखते हैं, सीखते हमारे मतलब ज्ञान में वृद्धि होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे देख सकते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर हैं, तो कितने इजी इजी मतलब इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अगर आप लोग सही से करते हो तो आप लोग का मतलब अच्छे से सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो किसी को ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मतलब 1 महीने जितने भी अभी हमारे पास टाइम है, आप उसमें लगो और मेहनत करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विद्यार्थियों के स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर बच्चों को हम कोई भी कुछ भी सिखा रहे हैं और उसमें हम लोग जैसे स्पष्ट उदाहरण कैसे हो गया कि जो बच्चा देख रहा है, जो उसके सामने है, मान ली उसके विद्यालय का उदाहरण, उसके घर का उदाहरण, उसके इसके दोस्तों का उदाहरण, उसका स्पष्ट उदाहरण हो गया। और गैर उदाहरण जो उसका है, जैसे मतलब जिसको वो नहीं देख रहा है, जो उसके सामने नहीं है। मान लीजिए आप महात्मा गांधी जी के बारे में बता रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो वो उनके सामने नहीं है, तो उसको दिख नहीं रहा है। तो मतलब वो पूछ रहा है कि इनको मतलब जो ये उदाहरण है इनके देने के बच्चों के पे क्या परिणाम होगा। तो देखते हैं, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। या दूसरा देखते हैं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करती हैं। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करती हैं। यह अवधारणा समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो आप देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए पहले ये दूसरा नंबर, दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करती हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। बच्चों को जितना हम उदाहरण देते हैं उतना अच्छे उसके मतलब उसके जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर होते हैं, ना कि उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं एकदम। बच्चों की अवधारणाओं की समझ अभाव कैसे होगा, वो और चीज़ सीखेगा कि उसका कम होगा या अभाव होगा। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। फिर फोर्थ नंबर देखिए, यह अवधारणा समझने के बजाय कार्यविधिक, मतलब कोई भी अवधारणा बच्चा नहीं सीख रहा है बल्कि प्रक्रिया ज्ञान ध्यान पर केंद्रित कर रहा है। जब तक भाई अवधारणा सीखेगा नहीं, वो उदाहरण इसके लिए ही दिए जा रहे हैं जिससे हमारे मन में मतलब उसके प्रति एक अवधारणा बने कि हाँ ये महात्मा गांधी हैं या मेरा दोस्त है, तो इसके बारे में मतलब हमारे मन में उसके लिए मतलब एक कंसेप्ट बने। तो जिसके लिए ये दिया जा रहा है, तो ये भी हमारा प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं, पहले अवधारणा बनाना जरूरी। तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। फिर हम देखिए फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है, फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में दिया अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए कि जो भी बच्चा, और एक प्रभावशाली तरीका है कि बच्चा मतलब जो भी उदाहरण उसको दिए जा रहे हैं उसको वो अच्छे से समझ पाए और कर पाए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब बच्चा कोई भी गतिविधि कर रहा है, कोई भी मतलब समझ लीजिए गेम खेल रहा है या कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है या कोई भी पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अगर आप बार बार उसको पुरस्कार दे रहे हैं या दंड दे रहे हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे के, मतलब क्या बाहरी प्रेरणा कम होगी। आप उसको बार बार पुरस्कार दंड दे रहे हैं तो बाहरी प्रेरणा उसका कम थोड़ी होगा, उसका बाहरी प्रेरणा तो बढ़ेगा ही ना। तो ये हमारा आंसर तो हो नहीं सकता। फिर नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है। अब आप बार बार उसको पुरस्कार और दंड दे रहे हैं तो उसकी आंतरिक प्रेरणा मतलब अंदर की प्रेरणा कहाँ से बढ़ेगी। अंदर की प्रेरणा मतलब पुरस्कार और दंड पे डिपेंड नहीं करता, वो मतलब खुद ब खुद होता है कि बच्चा मतलब खुद से सीखेगा, खुद से एक्टिव रहेगा। तो इसका हमारा ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो पहला भी हमारा आंसर नहीं होगा और दूसरा भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखिए दिया हुआ है तीसरा, यह बच्चों के प्रदर्शन को यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जो हमारा है ऐसा नहीं है। यह बच्चों के प्रदर्शन के आधारित लक्ष्यों के बजाय, मतलब जो उसका लक्ष्य निपुणता ध्यान नहीं देता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। मतलब जब बच्चा कोई भी चीज़ सीख रहा है वो, और आप उसको बार 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 दंड और पुरस्कार दे रहे हैं, तो मतलब जो वो सीखना चाह रहा है नेचुरली, अभी जब वो सीखना चाहेगा तो अगर आप उसको कुछ भी पुरस्कार देंगे तभी वो काम करना चाहेगा, या कोई काम नहीं करना है उसको अगर आप उसको डांटोगे तभी वो करेगा, क्योंकि मतलब उसको हैबिट हो गई। वो खुद ब खुद मतलब उसका स्वाभाविक जो मतलब खुद से सीखता, तो वो
उसकी जिज्ञासा कम हो जाएगी, अरे इसमें तो कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, अब मैं इसको क्यों सीखूं, अरे इसमें मम्मी नहीं डांटने वाली तो मैं इस काम को क्यों करूं। तो मतलब इसके लिए बार मतलब बहुत ज़्यादा पुरस्कार या दंड नहीं देना चाहिए बच्चों को, नहीं तो उसकी जो स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा है वो ख़त्म होने लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये सब हमारे राइट आंसर नहीं होंगे, और ये भी रॉन्ग है, और ये वाला भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब सार्थक अधिगम मतलब बोल रहा है कि अच्छे से सीखने का मतलब एक्टिव अधिगम मतलब लर्निंग जो होती है बच्चे की, मतलब जिसमें बच्चे का मन लगता है, अच्छे से सीखना चाहता है। तो इसमें से कौन कौन सा ऐसा है जो कि उसको मतलब वो सीखने को मतलब मजबूत करेगा, उसको सिखाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो देखते हैं, शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए शारीरिक दंड ये तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप शारीरिक दंड दे रहे हैं तो बच्चा मतलब सही से कैसे सीख पाएगा वो, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। और नेक्स्ट देखते हैं, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, हाँ अगर उसको अच्छे से पर्यावरण मिल सीखने के लिए अच्छा पर्यावरण मिल रहा है, वो दूसरे के सहयोग से सीख रहा है, तो ये हमारा राइट हो सकता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कि बच्चा कैसे कैसे सीख रहा है, हम उसका मतलब हमेशा मूल्यांकन कर रहे हैं कि हाँ अभी सही सीख रहा है कि हाँ गलत कर रहा है, हाँ तो ये भी हो सकता है हमारा। और नेक्स्ट लास्ट दिया हुआ है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, मतलब निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन बाकी बच्चा मतलब तुरंत हम क्या सीख रहा है फिर तुलना करें, हाँ अभी अच्छा कर रहा है, अभी ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ये बच्चा कम अच्छा कर रहा है, तो हम ऐसा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, दूसरा और तीसरा। मतलब इसमें देख सकते हैं, इसमें दिया है पहला दूसरा, तो ये तो हमारा नहीं होगा। फिर हमारा दिया हुआ है दूसरा और तीसरा, तो हाँ यही तो हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दूसरा और तीसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि जो बच्चों के मन में किसी भी टॉपिक को लेकर जटिल अवधारणाएं, मतलब बहुत उलझी हुई या बहुत डिफ़िकल्ट अवधारणाएं बनी हुई हैं, तो मतलब एक टीचर उसको कैसे सहज और सरल बना सकता है, मतलब कैसे आसान कर सकता है उसकी अवधारणाओं को। तो क्या एक व्याख्यान दे करके, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। तो आप खुद ब खुद देख सकते होंगे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से कौन सा पॉजिटिव आंसर दिख रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो व्याख्यान दे करके तो इधर से भाषण देंगे, बच्चा उतना बड़ा तो है नहीं कि वो लेक्चर समझ पाएगा, तो ये तो हमारा राइट आंसर होगा नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, चलो आप प्रतियोगिता करवा सकते हैं, लेकिन उतना भी अच्छा अगर हमको इससे बेटर ऑप्शन मिल जा सकता है तो हम इसको क्यों चूज करें, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। फिर बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, देखिए बार बार अभ्यास के द्वारा भी तो यांत्रिक अभ्यास करवाएंगे, 4 दिन के बाद फिर से बन जाए, क्योंकि हम उसको कोई चीज़ रटवा नहीं रहे, उसकी मतलब कंसेप्ट क्लियर करना है हमें, जो भी उसकी मतलब उसको दिक्कत और परेशानी हो रही है उसको हमें दूर करना है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, जी हाँ जो भी हमने उसके अन्वेषण कराएंगे, मतलब उसे खुद ब खुद उसको खोजने के लिए कहेंगे कि चलो बच्चा अच्छा इसके बारे में आज आप इसका आंसर आप बुक में से खुद ही ढूंढ के बताओ कि 4th नंबर का आंसर कौन सा होगा, तो वो खुद जाएगा, खुद मतलब अपने दिमाग को लगाएगा, और इस प्रकार से और परिचर्चा करके मतलब खुद उस टॉपिक पे चर्चा करके उसको मतलब वो बच्चे मतलब अच्छे से उसका आंसर खुद ढूंढ सकता है, और उसकी जो भी मतलब जटिल अवधारणाएं हैं वो सहज और सरल हो सकती हैं। तो देखिए ये 2 वाला भी हमारा राइट नहीं होगा। तो सबसे अच्छा हमारा सबसे बेटर ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, तो इसका आंसर हमारा ये होगा, क्योंकि हमें सबसे परफेक्ट आंसर ढूंढना रहता है। जितने भी ऑप्शन दिए रहते हैं ऐसा नहीं होता कि गलत नहीं होता, मतलब सही नहीं होते, सही होते, लेकिन उसमें से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है हमें वो चूज करना रहता है। तो इसमें इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर 4 है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
26 देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। मतलब एक टीचर है, वो अपने बच्चों को, मतलब कि हमारे बच्चे खुद ब खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और वो ऐसा क्या करे जिससे उसके बच्चे एकदम अच्छी तरीके से मतलब खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए। तो इसके लिए वो क्या कर सकती है, तो देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शंस को, और इसमें से कौन सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है हमें। तो हमें सबसे पहले यही देखना रहता है, पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना रहता है, किसी को भी स्किप नहीं करना रहता, और उसमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, उसको हमें चूज करना रहता है। तो पहले देखिए दिया है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर वही बार बार पुरस्कार देना। तो ये तो पहले से खुद ब खुद दिख रहा है कि हमारा राइट आंसर नहीं होगा ये हमारा। फिर नेक्स्ट देखिए, केवल क्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, आप अगर केवल क्रियात्मक कार्यों पर ही बल देंगे तो भावनात्मक और संज्ञानात्मक भाग पर कौन बल देगा। तो ये भी तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि आप बच्चे के आपका हमारा चौमुखा विकास करना है, ना कि सिर्फ एक ही क्रियात्मक पे। बाकी तो ये दोनों भी हमारे रॉन्ग हो गए। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना, मतलब अगर बच्चे ने गलत उत्तर बता दिया तो उसको अस्वीकार करना, उसको दंड देना। दंड देकर तो हम सिखा ही नहीं सकते, ये तो एकदम से ऐसा राइट आंसर नहीं होगा। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। मतलब बोल रहा है कि बच्चे को खुद ब खुद बोलिए कि वो अनुमान लगाए कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, और मतलब अनुमान लगाने के प्रोत्साहित, हाँ हाँ तुम दिमाग लगाओ, तुम कर सकते हो, सोचो और अच्छे से सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो वो बार बार उसके बारे में सोचेगा और विचार करेगा, तो मतलब अपने मतलब समस्या का समाधान करने में खुद ब खुद मतलब सक्षम हो जाएगा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसका राइट आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि खुद ब खुद दिख रहा है कि हाँ यही आंसर सही होगा। सबसे अच्छा इन चारों में से सबसे ऐसे पॉजिटिव आंसर यही दिख रहा था ना। तो आप मतलब ऐसे भी अपने आंसर को एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित अवधि में से किसमें से शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो देखिए हम लोगों ने जब पार्ट 1 सॉल्व किया था, तो हमारा पहला ही क्वेश्चन मतलब एक ऐसा भी था जिसमें से उसमें हमें भाषा के लिए पूछा था। अभी देखिए इसमें हमारे मतलब शारीरिक, मतलब हमारे शरीर का सबसे मतलब कौन सा ऐसा हमारी एज होती है जिसमें हमारे शरीर की विकास और वृद्धि सबसे तेजी से होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। मतलब सबसे पूछ रहा है कि हमारे जो शरीर का बुद्धि और विकास जो होता है वो सबसे ज़्यादा सबसे तेजी गति से कब होता है, इतने मतलब अवस्थाओं में सबसे तेजी गति से। तो देखिए किशोरावस्था और वयस्कता, हाँ किशोरावस्था में भी बच्चे का विकास तेजी से होता है, लेकिन वयस्कता में जब वो एडल्ट हो जाता है तो विकास उसका इतना तेजी से नहीं होता। तो ये हमारा आंसर नहीं राइट होगा। फिर मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, फिर वही आ गया। तो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे का विकास तेजी से नहीं होता, उसका शारीरिक विकास भी तेजी से नहीं होता, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे फिर उसके मसल्स वगैरह मतलब मजबूत होते हैं। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्य, चलो प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो उसका विकास तेजी से होता है, लेकिन फिर मध्य बाल्यावस्था में यही यहाँ दिया हुआ है जो कि नहीं होता, क्योंकि उसमें उस समय उसकी जितनी भी मतलब विकास हुए रहते हैं तो उनमें मजबूती आती है। जैसे बच्चा जब मतलब ऐसे समझिए 8 साल 10 साल का होता है, 11 साल का होता है, 12 साल का, तो उस समय वो ज़्यादा स्पीड से बड़ा नहीं होता, उस समय उसमें मजबूती आती है। जो उसने लंबाई शुरुआत में गेन करी है तो उसमें मतलब उसकी मजबूती आती है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि देखिए इसमें दिया हुआ है कि मतलब शैशवावस्था से लेकर के प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था में जब बच्चा पैदा होता है तो देखिए 1 महीने से 6 महीने के बीच में फटाफट ग्रोथ करता रहता है। फिर प्रारंभ 2 साल तक लेकर बच्चा मतलब पैदा होने से लेकर 2 साल के बीच में उसकी मतलब शारीरिक विकास बहुत ही स्पीड में होती है। वो बच्चा बहुत स्पीड में मतलब ग्रोथ करता है, उस फटाफट वो चलना सीखता है, बैठना सीखता है, मतलब उसके बाद उसका विकास होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। लेकिन 2 साल से जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चे का विकास बहुत ही स्पीड में होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें से मतलब हमसे जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें देखे थे ना कि सिद्धांत वगैरह पढ़ने हैं हम लोगों को। तो इसमें से वही सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मतलब इसमें कौन सा है जो विकास का सिद्धांत। इसमें तीन विकास के सिद्धांत हैं और एक विकास का सिद्धांत हमारा नहीं है। तो वही ढूंढना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है। हाँ, ये तो सही है, विकास जीवन पर्यंत होता ही है। मतलब कभी भी विकास नहीं, हम जब तक जीते हैं तब तक कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, हमारा कुछ न कुछ विकास होता रहता है। तो ये तो हमारा मतलब सही है, इसलिए ये नहीं सही होगा क्योंकि हमसे गलत पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं है। ये तो विकास का सिद्धांत है, तो ये तो हमारा नहीं हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विकास परिवर्त्य होता है। देखिए, विकास परिवर्त्य मतलब पीछे तो नहीं जाता, लेकिन बहुत समय बीच बीच में ऐसा समय आता है जिसमें हमारा विकास रुक जाता है। हम वहीं जैसे बहुत हम बीमार हो गए या कुछ भी हो गए जिसमें हमारा विकास रुक जाता है, लेकिन परिवर्तन तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो जो हमारा विकास है, हाँ, ये भी सत्य है कि जो हमारा विकास है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। जो हमें आनुवंशिकता मिली है हमारे माता पिता से या हमारे पूर्वजों से, उससे, और जो हमें वातावरण मिला है, जो मतलब हमें रहने के लिए इन्वायरमेंट मिला है, उन दोनों से हमारा जो है कि विकास प्रभावित होता है। तो ये भी सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। और लास्ट देखते हैं। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं कर सकती। देखिए, विकास सार्वभौमिक है, यहाँ तक तो ये आंसर सही दिख रहा है हम लोग को, लेकिन उसके आगे देखिए जो ये दिया हुआ है, विकास सार्वभौमिक है लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित क्यों नहीं करती। जैसे बच्चा जिस समाज में रह रहा है, जिसका जैसा उसका, जैसे हिंदू समाज में है या कोई भी मुस्लिम समुदाय में है या जो भी, लेकिन उससे वो प्रभावित होता है। ऐसा नहीं जो हिंदू के बच्चे रहेंगे उनका मतलब वेशभूषा, रहन सहन, पूजा पाठ अलग रहेगा, जो मतलब मुस्लिम समुदाय के बच्चे उनका अलग रहेगा, तो प्रभावित होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित नहीं करता। सबके बच्चे में अलग अलग रहन सहन, अलग अलग पहनावा, मतलब सब कुछ रहता है, तो ये प्रभावित करता है। तो इसलिए ये हमारा सिद्धांत नहीं हो सकता। अगर यहाँ लिखता है संस्कृति संदर्भ प्रभावित करती है तो ये तो राइट हो जाता है, लेकिन इसने लिख दिया नहीं करती है, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, मतलब राइट आंसर, सॉरी यही तो हमारा रॉन्ग है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 29 पे, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है। मतलब क्या कारण है, मतलब जो हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो उसमें वही पूछ रहा है कि क्या कारण है जो सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। और तो पहला देखिए, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, पद्धति कोड या जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक जटिल प्रक्रिया या क्रिया। वही तो लोगों द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, गुण या जीन जो भी होते हैं, तो देखिए बस हमारे आनुवंशिकता से, जो हमारा मतलब व्यक्तिगत भिन्नता सिर्फ आनुवंशिकता से नहीं होती, तो ये हमारा राइट आंसर तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, जन्मजात विशेषताएं, वो भी आनुवंशिकता ही हो गई, जो मतलब जन्मजात विशेषताएं मतलब जो हमारे माता पिता और हमें पूर्वजों से मिली है। होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वही हम उसके लिए जिम्मेदार है। व्यक्तिगत भिन्नता के लिए आनुवंशिकता जिम्मेदार है, लेकिन पूरी तरह से आनुवंशिकता ही बस हो और पर्यावरण का कोई रोल नहीं हो, ये हमारा राइट नहीं होगा। तो फिर देखिए, पर्यावरण प्रभाव मतलब सिर्फ वातावरण का प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी हमारा राइट नहीं होगा। तो इसके लिए ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है और हमारे जो है कि आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। तो जिसमें हमें दोनों मिलेगा वही तो हमारा राइट आंसर होगा। तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक जटिल क्रिया, हाँ, जो हमारे कुछ गुण हमें आनुवंशिकता से मिले हैं, कुछ गुण हमें पर्यावरण से मिले हैं, दोनों को मिलाकर के एक व्यक्ति में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है, वही उसके प्राथमिक मतलब व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं। तो हमारा
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि कोई भी किसी भी व्यक्ति में जो भी भिन्नताएं मिलती हैं वो उसके वातावरण से भी मिलती हैं और उसके पूर्वजों द्वारा उसको जो भी आनुवंशिकता में मिली है वो होते हैं उसमें मिलती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण है। जो हम लोग सामाजिकरण पढ़ेंगे, जो हम लोग सिलेबस में डिस्कस किया था, तो सामाजिकरण तो उस टॉपिक से है ये क्वेश्चन, जिसमें से पूछ रहा है कि 2 प्रकार के सामाजिकरण होते हैं। एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है सेकेंडरी या द्वितीयक। तो प्राथमिक में हमारे परिवार आते हैं, आस पड़ोस आते हैं, और सेकेंडरी में हमारा कैसे विद्यालय, मीडिया, ये सब आते हैं। तो देखते हैं कौन सा होगा। परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय एवं पास पड़ोस। तो देखिए, जिस भी जो हमारे प्राथमिक मतलब कारण होते हैं, प्राथमिक मतलब सामाजिकरण के सामाजिकरण जिसमें होता है उसमें परिवार आता है। तो जो जिसमें परिवार हमें दिख रहा है वो तो हमारा प्राथमिक सामाजिकरण हो गया। तो ये वाला हो गया। फिर परिवार, इसमें भी परिवार है, मीडिया तो दिया है लेकिन परिवार हमारा किसका मतलब हो गया, प्राथमिक सामाजिकरण का, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर विद्यालय एवं मीडिया, हाँ, विद्यालय हमारा सामाजिकरण का द्वितीय एजेंसी है और मीडिया भी हमारा सामाजिकरण का द्वितीय है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 4th नंबर देख सकते हैं, विद्यालय, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो फिर पास पड़ोस भी हमारा प्राथमिक में आ गया, तो इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। और राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो हमारा सामाजिकरण होता है वो 2 होता है, एक तो प्राथमिक होता है, दूसरा द्वितीयक होता है। तो प्राथमिक में हमारे परिवार, आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार आते हैं, और द्वितीयक में हमारा जैसे विद्यालय, मीडिया, ये सब आते हैं। तो ये हमारा द्वितीयक हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए, हम लोगों ने 2019 के प्रीवियस ईयर को आज सॉल्व किया। 2 पार्ट में हम लोगों ने किया है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जा कर के, यहाँ आपको लिंक दिख रहा है, उसमें जा कर के आप लोग पार्ट 1 को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए और अपने सीटेट की तैयारी को और भी मजबूती दीजिए। और थैंक यू।